हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है राकेश मिश्रा। मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं वर्णमाला करा रहा हूँ। मैं और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन बता चुका हूँ और साथ ही स्वर का वर्गीकरण पढ़ा चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। जिसने भी ना देखा हो वो प्लीज़ जाके देख लें और अच्छी तरह से समझ लें। कुछ कुछ जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो कोई देर ना करते हुए पहले उसे भी देख लें और फिर इस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये जो वीडियो है आज की वो ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में ये चैनल शेयर कर दीजिए और कहिए कि हिंदी का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि व्यंजन से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि व्यंजन चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्यों इससे ज़्यादा चैप्टर इम्पोर्टेंट जो है कोई सा नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा ये आज का वीडियो कि आप बस लगे रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़िए। आइए, मैं आज आपको पढ़ाने वाला था व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए, व्यंजन का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधार पर है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी मातृभाषा है, ये रटने वाली भाषा नहीं है। तो कोई भी इस चैप्टर को या इस बुक को, इस पूरी हिंदी भाषा को रटेगा नहीं, शब्दों से उसका अर्थ निकाल कर उसका व्याख्या करेगा और उसे याद करेगा। मेरी एक शर्त है कि कोई रटेगा नहीं। अगर कोई रटेगा नहीं तो मैं आपको हिंदी इसी चैनल के ज़रिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी कराने वाला हूँ। और एक एक वर्ड मेरा सुनिएगा तो एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मेरे जो मैं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो व्यंजन है वो कई कई प्रकार के होते हैं। तो मैं पहले ये बता दूं कि हमारे व्यंजन होते कितने हैं। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि व्यंजन होते कितने हैं। हमारे जो व्यंजन होते हैं टोटल हमारे व्यंजन जो मूल होते हैं, मूल व्यंजन हमारे 33 होते हैं। हमारे मूल व्यंजन 33 होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमारे जो मूल व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। क्यों, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में आता है 30, 33, 32 और 34। तो आप निर्णय लेकर ये लगा सकते हैं कि व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कोई इससे अलग कोई ज़्यादा नहीं होता, फालतू नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट यही आता है कि व्यंजनों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है। तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कोई इधर से हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि व्यंजनों की संख्या 33 ही होती है। ठीक है, देखियो बच्चों, जो हमारा व्यंजन है वो मूल व्यंजन है जो हमारी 33 है। ठीक है, मूल व्यंजन हमारी 33 है और मैं मूल मूल जो व्यंजन 33 है उन्हें मैं अभी आपको व्याख्या करके बताऊंगा कि कौन सी कैसे और कैसे 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 सब 33 ही क्यों हैं और एक्स्ट्रा जो है वो किस पार्ट में जा रही हैं और उनका वर्गीकरण किस हिस्से में किया गया है। और जो हमारे अलग से संयुक्त व्यंजन और जो कुछ अलग से वर्ड है आगत व्यंजन, उनके बारे में जहाँ कोई नहीं बताया था वो इस चैनल में आपको बताया जाएगा। देखिए, ये जो चैनल है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाने के लिए अलग अलग बुक से अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करके आपको पढ़ाया जा रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इस चैनल के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये सिर्फ किसी एक बुक या 2 बुक या 3 बुक से नहीं है, कि बल्कि सारे इंस्टीट्यूट और सारे जितने भी चैनल हैं सबकी अलग अलग किताबें, अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, उनसे सबसे पढ़ कर आपको ये बताया जा रहा है कि हिंदी क्या है, हिंदी में क्या क्या है। मतलब सब चीज़ अलग होगा, सबसे अलग होने वाला है ये चैनल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बता रहा था कि व्यंजन का वर्गीकरण क्या है, कैसे है, ये है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि व्यंजन होते कितने टाइप के हैं। देखिए, जो हमारा व्यंजन होते हैं मूलतः तो वैसे 4 टाइप के होते हैं, लेकिन सब अलग अलग आधारों पर अलग अलग इन्हें बांटा गया है। ठीक है, पहले जो हमारा व्यंजन है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उच्चारण के अवरोधों मतलब कि जो हम बोलते हैं, हमारे बोलते वक्त जो अवरोध उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है वो कितने टाइप में किया गया है, मैं ये बताने वाला हूँ कि
उच्चारण के आधार पर कितने कितने प्रकार से, कितने आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बताता हूँ। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ टोटल होते कितने हैं। ठीक है, देखिए मैं आधारभूत से बता दूं। आधारभूत हमारे जो व्यंजन होते हैं, हमारे टोटल 4 होते हैं। ठीक है, हमारे जो व्यंजन होते हैं आधारभूत, वो होते हैं 4। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है ना, ये जो हमारे 4 होते हैं, ये हमारे आधारभूत व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये हमारे आधारभूत व्यंजन होते हैं। बाकी जो होते हैं वो अलग से अलग आधार पर विभाजित किए गए हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। आप बड़े तसल्ली से, ध्यान से बस पढ़ते रहिए और सुनते रहिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने इसमें लिख रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 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 कुछ नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं से फंसने वाले हैं। कुछ नंबर जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उन्हीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई इधर उधर टाइपिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं भागेगा, सिर्फ मेरे बातों पर ध्यान देगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले हम लेते हैं स्पर्शी व्यंजन। मैंने जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हिंदी रटने वाली भाषा नहीं है, तो हम शब्दों पर जाएंगे और शब्दों का अर्थ पर जाएंगे कि शब्द का अर्थ क्या है और शब्द हमारा कहना क्या चाहता है। उसी हिसाब से उसी उसी आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है, सिर्फ शब्दों से ही पता चल जाएगा कि वर्गीकरण क्यों है, कैसे है। ये सब हमें पहले इसमें ही पता चल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्पर्शी व्यंजन, पहले मैं बता दूं कि स्पर्शी व्यंजन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। लोगों को पता है कि स्पर्श क्या होता है। स्पर्श क्या होता है? टच करना। ठीक है, टच करना, स्पर्श करना, छूना, ये हमारा होता है स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन बल्कि स्पर्श तो हो गया टच करना। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन जो व्यंजन जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का हिस्सा, मतलब कि मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं टच होता है, तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, समझे? मतलब कि वे वर्ण, ध्यान सुनना, ठीक है ना, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श होता हो। समझ रहे हो ना? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा जब स्पर्श होता है, उन्हीं वर्णों को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनना, जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा जब कहीं स्पर्श होता है, कहीं टच होता है, उसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है ना, ध्यान सुनना है। देखिए, इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, इनकी संख्या होती है 25। ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनना है ये जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, टोटल संख्या जो होती है इनकी होती है 25। ठीक है, देखिए इनके जो, इसे देखिए, जो स्पर्शी व्यंजन हो इन्हें स्पर्शी जो व्यंजन है इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। आप पूछेंगे कि इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, मैं इसका दो तरह से एक्सप्लेन करूँगा। मैं इसको दो तरह से एक्सप्लेन करूँगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। क्योंकि हम जब कॉम्पिटिशन लेवल में आते हैं तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। कभी भी कॉम्पिटिशन लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो घुमा फिरा के आएगा। तो हमें अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि एग्ज़ाम कहाँ तक सोच सकता है। ठीक है, एग्जामिनर जो है कहाँ तक सोच सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि इसे वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। देखिए, आपने मैथ में पढ़ा होगा वर्ग। ठीक है ना, आपने मैथ में पढ़ा होगा वर्ग। कोई बता सकता है वर्ग क्या होता है? ठीक है, कोई बता सकता है कि वर्ग क्या होता है? देखो, बहुत स्टूडेंटों को पता होगा, वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। मतलब जिसकी चारों साइड, चारों भुजाएं बराबर होती है, वो हमारा वर्ग होता है। ठीक है, वो हमारा वर्ग होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए जो मैंने लिख रखा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए, ध्यान देखिए, इस साइड देखें, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 और 5, ये टोटल 5 हैं। क वर्ग 1, च वर्ग 2, ट वर्ग 3, त वर्ग 4, प वर्ग 5। ठीक है ना, कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग। ठीक है, इधर से 5 है। ठीक है, इधर से 5 है, इधर से 5 है। और ध्यान से देखिए,
इधर से भी 5 है, क ख ग घ ढ, यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है, यह भी 5 है। ठीक है, ये सारे 5 ही हैं। इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है। देखिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन ये दिया कि जिसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इस वर्गीय व्यंजन। ठीक है ना, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। मतलब जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें बोलते हैं वर्ग। तो उसी हिसाब से ये भी वर्गीय व्यंजन हो गया। ठीक है, एक तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये हो गया। दूसरा मेरा एक्सप्लेनेशन ये है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम एक जैसे क च ट त प, जब ये अकेले हैं, जब तो ये वर्ण हैं या व्यंजन हैं, जब ये अकेले हैं तो या तो ये वर्ण है या व्यंजन है। लेकिन जब हम क वर्ग लगाते हैं तो क वर्ग लगाने पर जो इसके आगे की जितनी भी 5 संख्याएं, मतलब कि 5 वर्ण हैं, जो 5 वर्ण हैं क ख ग घ ड़, क ख ग घ ड़, ये जो है हमारा हो जाता है, क्या होता है हमारा, ये होता है क वर्ग। ये हमारा क वर्ग। क वर्ग में जितने भी जब अक्षर आ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क वर्ग। इसी तरह च वर्ग होता है। च वर्ग में जितने भी अक्षर आ जाते हैं उनका मेल को वर्ग कहा जाता है। जब एक शब्द का नाम लेकर, मतलब एक वर्ण का नाम लेकर उस वर्ण की सारी संख्याएं, उस वर्ग की सारी संख्याएं आ जाती हैं तो उसे वर्ग बोला जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इसी तरह ये पांचों के पांचों वर्ग हमारे सामने हैं। ठीक है, हमें ध्यान देना है। देखिए मैंने 2 एक्सप्लेन कर दिया कि वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए वर्ग के चारों भुजाएं या चारों साइड्स बराबर होती है, इसलिए एक तो मैंने बताया कि ये वर्ग इसकी वजह से हो गया वर्गीय व्यंजन। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया कि चूंकि इसमें क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। पूरे वर्णमाला में सिर्फ 5 ही वर्ग हैं। पूरे वर्णमाला में, ध्यान सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, पूरे वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते, देखिए ये CTET 2013 में आया हुआ है, CTET 2013 में आया हुआ है कि वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा की, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान से सुनना है। तो जो एग्जाम में आया था कि टोटल वर्णों की वर्णमाला में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल वर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन था 3, 4, 6 और 5, 3, 4, 6 और 5। ठीक है, तो जिसने पढ़ा होगा उसके लिए तो ये इजी होगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे नहीं पता होगा। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा उसका स्वागत है, और इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में, जिसको ज़रूरत होगी उन्हें दे दीजिए, क्योंकि किसी के दुआ लगने पर वो अच्छा ही होगा। देखिए सबको ज्ञान मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान पर सबका अधिकार है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने बताया कि क्योंकि ये वर्ग है तो क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल वर्गों की जो संख्या है हमारी है 5। अगर क्वेश्चन में आता है, अगर क्वेश्चन यह पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो हमारी है 5। ठीक है ना, ध्यान रखना है, टोटल वर्गों की संख्या है कितनी, 5। ठीक है, आइए एक मैंने अब ये वर्गीय व्यंजन कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने इसे स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा, या किसी विद्वान ने इसे स्पर्शी व्यंजन ही क्यों कहा, ये स्पर्शी व्यंजन क्यों है, क्यों कहा गया इसे स्पर्शी व्यंजन। तो मैंने कहा था कि हमें हिंदी में रटना नहीं है, हमें शब्दों के अर्थ पर जाना है। उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण क्यों किया गया है और क्यों किया गया है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन से आपको क्या स्पष्ट होता है, स्पर्शी व्यंजन क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, स्पर्शी मतलब स्पर्श। जब जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। ठीक है, जब हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने कहा कि वे वर्ण जब जिनका उच्चारण करते वक्त मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं टच होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत अलर्ट आना चाहिए। अगर स्पर्श करता है
तो क्या स्पर्श करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या स्पर्श करता है, और दूसरा सवाल ये है कि कहाँ स्पर्श करता है। जो मैंने बोला कि स्पर्शी व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करते वक्त मुख का कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक सवाल आना चाहिए, कौन सा हिस्सा और कहाँ का हिस्सा, कहाँ टच होता है ये हिस्सा, ठीक है। ये दिमाग लगाइए और सोचिए कि जो मैंने बोला है उस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं। देखिए बच्चों, आपको सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हमें शब्द से अर्थ निकालना है और अर्थ से समझना है। अगर हमने रटने वाली लाइन तैयार कर ली, तो हम कभी सक्सेस नहीं होंगे, कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। तो हमें रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है नहीं कि अगर स्पर्शी व्यंजन है तो कौन सा हिस्सा और कहाँ स्पर्श होगा, ठीक है। हुआ कर क्लिक, ठीक है। आइए बताता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या कहा कि स्पर्शी व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनको उच्चारण करते वक्त मुंह का कोई ना कोई हिस्सा, मतलब मुंह का हिस्सा, देखिए हम उसे कौन सा, हम बोलने के लिए मुंह का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए जीभ, ठीक है। और लोगों ने यही बताया होगा कि जीभ होता है, ठीक है, जीभ होता है। तो जीभ जो हमारा हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा स्पर्श होता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जीभ है वो सबसे ज़्यादा स्पर्श होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बताता हूँ कि जो हमारा कै वर्ग है, हमारा कै वर्ग जो है हमारा, आप पूछेंगे कै वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग कहाँ से होता है। देखिए ये जो होता है हमारा कंठ में स्पर्श होता है, ठीक है। देखिए सुनो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम स्पर्शी व्यंजन उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख का कोई ना कोई हिस्सा स्पर्श होता है। तो हमें तो पहले, उससे पहले कि मुख में कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, पहले हमें वो पता होना चाहिए कि मुख का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। क्योंकि देखिए हमें ये तो पता है कि हम मुंह से बोलते हैं, पर मुंह का हमें यही नहीं पता कि मुंह के कौन से हिस्से को हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको वो बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो दो चैप्टर हैं, पहला जो हमारा है स्वर, दूसरा है व्यंजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर हैं। क्योंकि अगर स्वर और व्यंजन हमारा कंप्लीट होता है तो हम आगे वाले सभी चैप्टर्स इसके बेस पर हम कर सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, देखिए ये मेरी जिम्मेदारी है कैसे करवाना है। और मैं राकेश मिश्रा आपको गारंटी देने को तैयार हूँ कि सिर्फ स्पर्श स्वर और व्यंजन, इन दोनों की सहायता से सब कुछ पढ़ सकता है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। संधि, समास, सब कुछ जो मैंने कह दिया, सब कुछ सिर्फ स्वर और व्यंजन से पढ़ा जा सकता है। तो इन दो विषयों को, दो टॉपिक्स को ढंग से तैयार करना है, ढंग से समझना है, याद रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है और दिमाग में बैठा लेना है। ऐसे पढ़ना है कि दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़ती तो वीडियो देखना है, लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। हमारा प्रण होना चाहिए कि हमें रटना नहीं है, याद नहीं करना है, हमें सिर्फ सुनना है, समझना है और दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताने वाला था कि मुख का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था कि मुख का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, ठीक है। देखिए मैं अपना सबसे पहले जो आपको पता है मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। पहला जो आता है, ठीक है, सबसे पहला हमारे मुख का बाहरी हिस्सा क्या है, होठ, ठीक है। सबसे पहला जो बाहरी हिस्सा है हमारे मुख का, सबसे पहला है हमारा होठ। तो मैं आपको पहले होठ बता दूं, होठ को क्या कहा जाता है। देखिए क्योंकि ये हिंदी जो हमारी संस्कृत भाषा से है, तो हिंदी जो है हमारी संस्कृत भाषा से है, तो इसीलिए ये जो हमारे वर्ड्स इसमें आते हैं, शब्द आते हैं, जो आते हैं सब हमारे हिंदी में, संस्कृत में आते हैं। हिंदी जो हमारी भाषा है वो संस्कृत से ली गई है, हिंदी जो भाषा है संस्कृत से ली गई है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो मुंह है वो संस्कृत से, अगर देखिए अब सबसे पहले मुंह का, जैसे हम बोलते हैं मुंह, क्योंकि हम मुंह से बोलते हैं, तो मुंह का सबसे बाहरी हिस्सा होठ है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि होठ को संस्कृत में क्या कहते हैं, ओष्ठ, ठीक है। होठ को संस्कृत में ओष्ठ बोला जाता है, संस्कृत में होठ को ओष्ठ बोला जाता है, ओष्ठ 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 ओष्ठ
ओस्ट। सबको याद होना चाहिए कि होठ को क्या कहा जाता है, ओस्ट ओस्ट ओस्ट, ठीक है, ओस्ट, होठ को ओस्ट। ये तो शायद डायरेक्ट पता भी चल रहा है क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है लगभग होठ की तरह है, ओस्ट को। और कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन्हें पता है वो शुरू से मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कुछ ना कुछ पता मिलेगी, उन्हें बहुत और ज्ञान अर्जित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। होठ ओस्ट, ठीक है, होठ को ओस्ट, लिप्स माने ओस्ट है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, देखिए उसके बाद क्या आता है हमारा, दंत, दांत, ठीक है, तिथ, दांत, दंत, तिथ, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं तिथ, हिंदी में बोलते हैं दांत, संस्कृत में बोला जाता है दंत्य या दंत, दंत या दंत्य, ठीक है, दंत या दंत्य, याद रहेगा, दंत या दंत्य, ये इजी है, ठीक है, दंत या दंत, ठीक है, दंत या दंत, ठीक है, दंत या दंत। दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा ये हो गया दंत, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया दंत, ठीक है। तीसरा देखिए, एक जो 2 वर्ड से मैं अभी बताता हूँ, पहले आपको बता दूँ कंठ। कंठ जो होता है, देखिए हम जब बोलते हैं, देखिए ये तो हमारा जो बाहरी हिस्सा है, जो आउटर लेयर है, वो हमारा कहलाता है गला, नेक। जो हमारा बाहरी हिस्सा है वो हमारा कहलाता है नेक या गर्दन या गला। तो आप पूछेंगे ये कंठ क्या है, लोगों को पता, मुझे पता है कुछ लोगों को पता है कि ये कंफ्यूजन ना रहता है कि कंठ क्या होता है, जबकि ये तो गला है। नहीं, देखिए कंठ क्या होता है, संस्कृत में वैसे गर्दन को कंठ ही बोला जाता है, लेकिन ध्यान सुनिए, कंठ जो है, हम जब बोलते हैं, हम जब किसी को उच्चारण करते हैं, जब हमारे मुख से स्वर निकलता है, जो हम कुछ भी बोलते हैं, हमारी आवाज़ निकलती है, वो स्वर तंत्रिका से निकलती है, स्वर तंत्रिका से निकलती है, ध्यान सुनना, स्वर तंत्रिका से निकलती है। स्वर तंत्रिका जहाँ रहती है वो होता है हमारा कंठ। स्वर तंत्रिका हमारे कंठ में है, स्वर तंत्रिका हमारी कंठ में है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है कंठ, क्योंकि हर शब्द, हर वर्ण, हर स्वर, हर व्यंजन, सब कुछ हमारे कंठ से पहले आएगा, उसके बाद कंठ से आने के बाद ही कुछ हम बोल पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। तो कंठ हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और बोलने के लिए जो उपयोगी होती है, उसका सबसे पिछला हिस्सा जो है हमारा कंठ है, सबसे पिछला हमारा कंठ है, सबसे अगला हमारा ओष्ठ है, मतलब होठ है, ठीक है। हमारा कंठ हो गया, दंत्य हो गया, ओष्ठ हो गया। अब ये बचा है तालु, हमारा ये बचा है तालु और मूर्धन्य, ठीक है, तालु और मूर्धन्य, ठीक है। अब ये हमारा 2 बचा है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अब ध्यान सुनना है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और इमेजिन करना है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और इमेजिन करना है। देखिए जो हमारा दांत है, दांत और कंठ मतलब पीछा या जीभ का पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा जीभ का जो है उसका छत और दांत के ऊपर से हिस्सा, ऊपर का जो हमारा जीभ के ऊपर का छत का जो हिस्सा है, जीभ के ऊपर का जो छत का हिस्सा है, छत के हिस्से में जो पिछला भाग आता है, छत के हिस्से में जो पिछला भाग आता है उसे बोला जाता है मूर्धन्य। छत के ऊपर जो छत जो होता है, जीभ के ऊपर जो हमारी छत है, उसके ऊपर जो पिछला भाग है उसे बोला जाता है मूर्धन्य। जो पिछला भाग है उसे बोला जाता है मूर्धन्य। और उससे अगला भाग मतलब दांत और मूर्धन्य के बीच में, दांत या दंत्य, दांत और दंत्य, और उसके मूर्धन्य, दांत या दंत्य या मूर्धन्य, दांत और मूर्धन्य के बीच का हिस्सा जो होता है, दांत से ऊपर और मूर्धन्य से आगे की साइड, मतलब आगे की साइड, वो जो होता है हमारा होता है तालुक्य, तालु बोलते हैं, पर यहाँ तालुक्य का इस्तेमाल है इसलिए वैसे तालु बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान सुनना है, तालु बोला जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना, कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, ठीक है ना। आप सबको आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अब मैं बताता हूँ स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टच ना टच कहीं ना कहीं होते हैं। अब मैं बता दूँ कि अब इन्हें क्यों कहा जाता है। अब देखिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है, सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। ये आपको पता लग गया ना, वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना, 5 वर्ग होते हैं, सबको पता लग गया, ठीक है। अब देखिए, हम जब बोलते हैं तो हमारी जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, फ्लक्चुएट होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है,
बोलो क्या होती है, अपने खुद को जवाब दो, क्या होती है? जीभ। जीभ सबसे ज़्यादा यूज जो होता है हमारा होता है जीभ। जीभ सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए जब हम क वर्ग बोलते हैं, क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, देखिए नहीं है, सुनिए, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, इमेजिन करना है और खुद से महसूस करना है। क जब बोलती हैं तो क्या क्या होता है? क हम जब बोलते हैं तो हमारे जीभ का पिछला हिस्सा, जीभ का पिछला हिस्सा जो जड़ होता है, जीभ का जड़ होता है। जब हम क बोलते हैं, क क, तो क बोल के देखिए एक बार, जोर डाल के फोर्स डाल के देखिए, उससे और ज़्यादा पता लगेगा। फोर्स डालेंगे तो पता चल जाएगा हम कहाँ से बोलते हैं। तो जो हमारा क जो बोलता है, हम जो बोलते हैं क जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जीभ का पिछला हिस्सा हमारे गर्दन के ऊपर, कंठ, कंठ जो कि सबसे पीछा हिस्सा है ना, मूर्धन्य से भी पीछे जो होता है वो होता है हमारा कंठ। मूर्धन्य से भी जो पीछे होता है वो होता है कंठ। जब हम बोलते हैं क वर्ग का, क, ख, ग, घ, ड़, क, ख, ग, घ, ड़ जब बोलते हैं तो हमारा जीभ का पिछला हिस्सा कंठ में टच होता है। कहाँ टच होता है? कंठ में। मैंने बताया ना, जो इनर लेयर होता है गर्दन के मुंह का अंदरी हिस्सा जो होता है, अंदरी हिस्सा जो होता है वो होता है कंठ। जब हमें क वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ का पिछला हिस्सा है वो हमारे कंठ में टच होता है। जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारे कंठ में टच होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंठ्य, कंठ्य। ठीक है, कंठ्य। जो हमारा क वर्ग हो गया हमारा होता है कंठ्य वर्ग। मतलब कि इसे बोलते समय, इसे या उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है कंठ में टच होता है, कंठ में स्पर्श होता है, इसलिए इसे बोला जाता है कंठ। ये कंठ्य से बोला जाता है। ठीक है, पहला समझ गए? पहला समझ गए ना? समझ गए? ठीक है, पहला हो गया कंठ। अब आते हैं क वर्ग हो गया हमारा। अब आते हैं च वर्ग में। ठीक है, अब आते हैं च वर्ग में। ठीक है, मैंने क्या बताया था? तालु क्या होता है? पहली बात ये बताइए, तालु क्या होता है? मैंने बताया ना, मूर्धन्य और दांत से, मूर्धन्य और दांत के बीच का जो हिस्सा है उसे बोला जाता है च वर्ग। मूर्धन्य और दांत के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बोला जाता है तालु, उसे बोला जाता है तालु। आप खुद बोल कर देखिए, रटना नहीं है, बोलना है। खुद बोल कर देखिए, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। च, छ, ज, झ, अइया, च, छ, झ, झ, अइया। ठीक है, ध्यान से एक बार करिए। च, छ, ज, झ, अइया। ठीक है, इन सबको जब हम बोलते हैं, इन सबको जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा जो जीभ, ध्यान सुना ना तुमने, जब अब बोलते हैं इन्हें, इन वर्णों को, इन व्यंजनों को बोला जाता है तो हमारा जीभ जो है तालु में टच होता है। जहाँ टच हो रहा है ना, जब च बोल रहे हैं, जहाँ टच हो रहा है उसे ही तालु बोला जाता है। क्या बोला? च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे क्या? तालुक्य, तालुक्य वर्ग, तालुक्य वर्ग। इन्हें बोलते समय हमारा जो जीभ है वो हमारे तालु में टच हो रहा है। जो हमारा जीभ है तालु में टच हो रहा है। ठीक है, तालु में टच हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया तालु के। च वर्ग जो होता है हमारा तालु होता है। ठीक है, मैं अभी दोबारा यही बताऊँ, मैं यही कहूँगा कि हिंदी हमें रटनी नहीं है। हिंदी हमें रटनी नहीं है। हिंदी हमें रटनी नहीं है। तो बोलिए, खुद बोलिए और महसूस करिए कि च, छ, ज, झ, ञ जब इन्हें बोलते हैं तो कहाँ टच होता है? हमारा जीभ कहाँ टच होता है? तालु में टच होता है। बस खास हमें ये पता होना चाहिए कि तालु होता क्या है, कंठ होता क्या है, मूर्धन्य होता क्या है, दंत क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या क्या होता है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए। मैं आपको पर्सनली मैसेज करके उसे दोबारा बताऊंगा। ठीक है, दोबारा बताऊंगा। तो अपना नंबर छोड़ दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिसको भी प्रॉब्लम है हिंदी वर्णमाला में जिसको भी प्रॉब्लम है सबको ये शेयर कर दीजिए, और नहीं भी प्रॉब्लम है उन्हें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि व्यंजन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए अब आता है मूर्धन्य। ठीक है, ट वर्ग हमारा आता है ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग मूर्धन्य मैंने आपको बताया। देखिए, मैंने आपको मूर्धन्य क्या बताया था कि जीभ का जो छत का ऊपरी हिस्सा है वो पिछला हिस्सा, जीभ के छत का पिछला हिस्सा, जीभ के ऊपर जो छत है,
जीभ के ऊपर जो छत है उसका पिछला हिस्सा जो है उसको कहा जाता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है ना। मूर्धन्य ये वाला कि रटना नहीं मतलब कि समझना है। और हमें ये नाम तो रट जाना चाहिए, क्योंकि नाम रट जाना चाहिए, क्योंकि नाम ये थोड़े संस्कृत के वर्ड्स देखिए लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत ही टफ लैंग्वेज है। अरे ऐसे की तैसे भाड़ में जाओ। हिंदी इंग्लिश टफ लैंग्वेज, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। टफ बहुत ही ईजी लैंग्वेज है बेटा, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश को मारो गोली। हिंदी जो है, हिंदी से टफ लैंग्वेज कोई नहीं है, और हिंदी से आसान लैंग्वेज कोई नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मातृभाषा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो रटते हैं उन्हें हिंदी भी टफ लगती है, इंग्लिश भी टफ लगती है। और जब संस्कृत की बात करेंगे तो बस बात ही क्या कहें, संस्कृत के बारे में बात करें तो बात ही क्या कहें। संस्कृत तो उनके लिए वही है, दूर के ढोल सुहाने, पास में कान फाड़े, पास, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए हम ट वर्ग में थे ना, ट वर्ग में थे, ठीक है, ट वर्ग में थे। मूर्धन्य जो होता है, मैंने बताया था छत, जो जीभ की जो छत होती है उसका पिछला हिस्सा उसे मूर्धन्य बोले थे। अब देखिए, अब खुद बोलिए, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ठीक है ना। बोला ना, कहाँ है जीभ, कहाँ टच हो रही है। अब जीभ कहाँ टच हो रही है, ट ठ, ऊपर से नीचे जीभ गिर रही है ना, नीचे गिर रही है ना, ट, जीभ ऊपर जाकर नीचे गिर रही है, तो क्या होगा, ट ठ ड ढ ण। ये सब जो हमारी है मूर्धन्य है, क्योंकि जीभ हमारे मूर्धन्य में मूर्धा में टच हो रही है, मूर्धा में टच हो रही है, इसलिए मूर्धन्य है, ठीक है। ट वर्ग जो हमारा मूर्धन्य है, ठीक है। अब आते हैं त वर्ग में। सर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस ट वर्ग में, इस ट वर्ग में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। हेलो, सबको साफ है ना, सबको क्लियर है ना, ठीक है। देखिए क्लियर बोला, देखो कुछ बच्चे हंसे होंगे साफ पर, अगर क्लियर होता है तो क्लियर साफ ही तो होता है ना, ठीक है, हंसने की बात ही नहीं है, ठीक है। दंत जो होता है, देखिए अब आते हैं त वर्ग पर। देखिए हम जब त वर्ग बोलते हैं, त थ द ध न, त थ द ध न, जब इन्हें बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है, टंग जो है वो हमारी दांत पर टच होती है। जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांत पर टच होती है। त, खुद बोल कर देखिए, त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक, बहुत इजी है। तो हमें बस पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है, तो हमें ये समझना आसान है। रटने के मुकाबले समझना आसान होता है। रटना बहुत जो रटता है मैं उसे बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ, क्योंकि समझने से ज़्यादा हार्ड होता है रटना। अगर जिसने रट लिया तो वह विद्वान ही मानो, ठीक है, उनकी बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा तवर्ग हो गया, तवर्ग हमारा दंत हो गया, ठीक है। अगला है हमारा ओष्ठ्य, ठीक है। ओष्ठ्य, देखिए मैं आपको, मुझे लग रहा है वीडियो लंबी होती जा रही है, पर उससे आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो एक बार समझ में आ जाता है, ठीक है, जो एक बार समझ में आता है वो दोबारा हम नहीं भूलते हैं। जो हम एक बार समझ में आता है वो हम दोबारा नहीं भूलते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जो टाइम तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया मेरे साथ वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो आपने एक बार टाइम दे दिया वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम आते हैं अगले प वर्ग पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। आइए आते हैं प वर्ग पर। प वर्ग जो हम जब प बोलते हैं हमारा प होता है, प वर्ग हम बोल कर देखिए, प फ ब भ म। देखिए इसमें तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ सिर्फ एक हिस्सा मुंह का एक हिस्सा जो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, सिर्फ होठ, प फ ब भ म। होठ जो है हमारा हिल रहा है, होठ जो है हमारा वो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। ओष्ठ्य, प वर्ग जो होता है हमारा ओष्ठ्य होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, समझ में सबको आ गया स्पर्शी व्यंजन, सबको समझ में आ गया ना स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। मेरे साथ आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी स्पर्शी व्यंजन में। इसे स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसे स्पर्शी व्यंजन ही क्यों कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है मैंने बता दिया ना, ठीक है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, सबको समझ में आ गया। आइए अगले प्रकार में चलते हैं। आइए दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा हमारा जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अब वीडियो जो इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये था, क्योंकि समझना बहुत
टफ पड़ता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम दिया उसमें स्पर्शी व्यंजन में। आइए अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, दूसरा जो हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, ठीक है। देखिए अंतस्थ व्यंजन की अंतस्थ व्यंजन की 4 होती है। गिनती भी रहना है, जो मैंने बोला है ना, गिनती भी रहना है। ये होती है 25, ठीक है। ये होती है 4, ठीक है। 25 और 4 29, ठीक है। गिनते भी रहना है। देखिए अंतस्थ व्यंजन होती है हमारी य, र, ल, व, ठीक है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, अब देखिए आप पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन इसका मतलब होगा कुछ, ठीक है। देखिए हाँ बिल्कुल मतलब है, अंतस्थ व्यंजन है जो अंत, अंतः, अंतः, देखिए थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। अब वैसे ये अंत नहीं है, अंतः है। अंतः माने इनर, अंदर की साइड, इनर की, इनर अंदर की साइड, अंदर, अंदर, अंत, अंतः, अंतः मतलब अंतर, अंतः, अंत, अंदर, और स्था मतलब स्थित, जो अंदर स्थित हो, मतलब जो अंदर स्थित हो। देखिए जो व्यंजन और स्वर के बीच में मतलब कि उपस्थित, स्थित, मतलब जो 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 कुछ कुछ व्यंजन हो और कुछ कुछ स्वर हो। देखिए इसमें इसे अंतस्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि ये जो हमारे, ये जो हमारे हैं, ये हम ये स्वर की अपेक्षा, स्वर की अपेक्षा स्वर के साथ मतलब कि लगभग लगभग स्वर के जितना हवा मुंह से छोड़ते हैं। इनका उच्चारण करते वक्त, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते वक्त लगभग लगभग स्वर जितना ही स्वर जितना ही श्वास, स्वर जितना ही सांस छोड़ते हैं। इनके उच्चारण के वक्त, इनके उच्चारण के वक्त स्वर जितना ही श्वास या हवा छोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें व्यंजन और स्वर के बीच का बोला जाता है, इसे अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्योंकि ये व्यंजन के मुकाबले, व्यंजन की अपेक्षा, व्यंजन के मुकाबले विद रिस्पेक्ट ऑफ व्यंजन कॉन्सोनेंट, ठीक है, इनकी अपेक्षा थोड़ा कम हवा छोड़ते हैं, ठीक है। इनकी अपेक्षा कम हवा छोड़ते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मैं इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूं, जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, या शायद ही किसी ने बताई होगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों, सुनो वो इंपॉर्टेंट क्या है, सुनिए। देखिए ये है य और व। मैं संधि में एक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका कुछ हिस्सा मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ क्या होता है। य और व जो है, य और व जो है हमारा होता है अर्धस्वर, ठीक है। य और व होता है हमारा अर्धस्वर होता है, अर्धस्वर, अर्धस्वर होता है, अर्धस्वर होता है। य और वह जो होता है हमारा अर्धस्वर होता है, य और व हमारा अर्धस्वर होता है। ये याद रखना है। मैं संधि जब चैप्टर आएगा तो मैं इसे बताऊंगा अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, इसे अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसे अर्धस्वर क्यों कहा जाता है और इसके कारण क्या है, मतलब सब इसके बारे में, य और व के बारे में अलग से एक्सपीरियंस बताऊंगा संधि के चैप्टर में, ठीक है। संधि के चैप्टर में अलग से इसे एक्सप्लेन करूँगा, य और व को पर्सनली अलग, मतलब कि ठीक है, अलग से समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अर्धस्वर, य और व होता हुआ हमारा अर्धस्वर, ठीक है। आप पूछेंगे य और व अगर अर्धस्वर है तो र और ल भी कुछ ना कुछ होगा, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, य और ल भी कुछ है। य और ल हमारा हो गया, सॉरी, य और वह हो गया हमारा अर्धस्वर। ल जो हमारा होता है, ल जो र हमारा जो होता है वो, देखिए मैं ये जो बात बताने वाला हूँ बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि लोग बाग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखिए र को बोला जाता है लंठित, लंठित, लंठित वर्ण या लंठित व्यंजन, ठीक है ना। लंठित व्यंजन बोला जाता है, इसे लंठित व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। इसे लंठित व्यंजन बोला जाता है। दूसरा इसे होता है लंठित व्यंजन। तो आप कहेंगे फिर ल क्या बोला जाता है, ल को क्या बोलता है, ल का बोला जाता है पार्श्विक, 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 याद हो जाना चाहिए यहीं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं याद हो जाएगा। इसे बोला जाता है पार्श्विक, इसे बोला जाता है पार्श्विक। इसे जो बोला जाता है, ल को बोला जाता है पार्श्विक, र को बोला जाता है लंठित, और य और व को बोला जाता है अर्धस्वर, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये व्यंजन की अपेक्षा कम, मुंह से कम वायु छोड़ते हैं, इन्हें उनका उच्चारण करते वक्त व्यंजन की अपेक्षा कम वायु छोड़ते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। 2 हो गया हमारा
स्पर्शी व्यंजन, तस्थ व्यंजन। अब आगे आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए, तीसरा आता है हमारा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन, आप देखिए, ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी, ठीक है ना, संघर्षी। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ, बड़ा बड़ा देखने पर सबको आसान से समझ में आ जाता है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना। वैसे लोग अब बुद्धू नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया, वो गलती थोड़ा हो गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जब इन व्यंजनों को बोलते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। ऊष्म माने हीट, ठीक है ना, ऊष्मा हीट, ऊष्म माने थोड़ी हीट जो होती है उन्हें बोला जाता है ऊष्म, ठीक है ना। जब हम इन चारों वर्ड को बोलते हैं, हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, गर्म श्वास निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना ऊष्म शब्द का मतलब, इसे ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, समझे ना। हमें याद रटना नहीं है, हमें सिर्फ वर्ड पर जाना है, शब्दों पर जाना है, उसे अर्थ निकालना है, और उन्हीं से इनकी परिभाषा बनी हुई है, उन्हीं से इनकी परिभाषा बनी हुई है, उन्हीं से इनकी परिभाषा बनी हुई है, रटना नहीं है, ठीक है ना, इन्हें रटना नहीं है। ऊष्म व्यंजन मतलब हीट, जिन्हें बोलते थे हमारे मुंह से थोड़ी गर्म वायु निकले, गर्म वायु निकले, बोलकर देखिए, स ह स ह स स ह, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। और संघर्षी व्यंजन इसलिए बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए, इसे बोलते समय हमारे जीव जो होता है, जीव जो है हमारे ऊपरी मूर्धन्य को स्पर्श तो नहीं करती, लेकिन स्पर्श नहीं करती, अगर कर देती तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाता है, लेकिन ये स्पर्श नहीं करती, लेकिन स्पर्श ना करते हुए भी ये वायु को अवरोध करती है, वायु का अवरोध करती है, टच किए बिना वायु का अवरोध करती है, लेकिन बोलते वक्त वायु निकलते ही वो हीट, गर्म वायु छोड़ती है, इसलिए उस व्यंजन कहा जाता है। और इसे बोलते समय श्वास को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। समझ में आ गया ना, संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा आगे आता है उच्छिप्त व्यंजन, आगे आता है उच्छिप्त व्यंजन। तीन हमारे हो चुके हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन चौथा है हमारा, लास्ट पार्ट है इसका, मतलब कि व्यंजन का जो मूल है चार के, इसके लास्ट पार्ट है उच्छिप्त व्यंजन। काउंट कर रहे हैं ना, 25 4 20 25 4 29 29 4 33, ठीक है, 29 4 33 हमारे ये मूल स्वर हो चुके हैं, ठीक है, ये हमारे मूल स्वर हो चुके हैं। जो ढ़ और ढ ये हमारे मूल स्वर नहीं है, ये अलग से दो स्वर हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे उच्चित व्यंजन दो से अलग हैं, ये अलग से जुड़े हुए हैं, ये वर्णों में काउंट नहीं होते, ये अलग से जुड़े हैं। देखिए उच्चित व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि ये ड डमरू और ढ ढपली से बना हुआ है, ये ड डमरू और ढ ढपली से बना हुआ है। तो जब ये इनमें बिंदु लगता है, इसमें ये नीचे हुए इसका नाम होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे चिन्ह में। तो इन्हें जब ये बिंदु लगता है तो ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, और दूसरा गुण अपना लेते हैं, इसलिए इसे द्विगुण भी कहा जाता है। उच्छिप्त को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोहरा गुण स्थापित कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, इसलिए इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। उच्छित व्यंजन समझ गया ना, ढ और ढ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे चारों कंप्लीट हो गए हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं अगली वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, देखिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है व्यंजन, इसलिए थोड़ा लंबा चला गया ये वीडियो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बताने वाला हूँ कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और घोष के आधार पर उनका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, घोष के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, मतलब कि जो हमारी ध्वनि जो होती है हमारी ध्वनि यंत्र, जो ध्वनि तंत्रिका होती है, वो घोष मतलब कंपन करती है, ठीक है ना। मैं उसी के आधार पर आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के होते हैं, घोष के आधार पर और प्राण वायु के आधार पर, मतलब कि हमारे श्वास के आधार पर,
स्वास्थ्य के आधार पर और कंपन के आधार पर, ये 2 आधार हमारे अभी शेष हैं, बाकी हैं, जो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और सब में शेयर कर दीजिए। और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और कोई समस्या होगी तो हम शेयर करेंगे। देखिए, मुझे भी आप हमारी फैमिली है, आप हमारी फैमिली हैं, तो आपका हक बनता है आप मुझसे समस्या शेयर करें। और किसी भी तरह की, किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई सी भी भाषा हो, मतलब कि PCM से लेकर हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा के कोई सी सब्जेक्ट से लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में प्लीज़ अपना नंबर छोड़ दीजिए, और मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूं, और वहाँ आप अपनी समस्या को शेयर कर दीजिए। और शेयर करते आपका हर समस्या को सुना जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नहीं तो समाधान की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि फैमिली में एक की समस्या पूरे परिवार की समस्या होती है, और सबको सुनना पड़ता है। ठीक है, आइए, शुभ रात्रि, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।